तो अभी बात कर लेते हैं हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। तो हीट लोड कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू यू, और यहाँ पर ये A और यहाँ पर ये डेल्टा T। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो U हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली वेरिएबल होता है, रिमेन डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो यहाँ पर ये U का मतलब क्या होता है, ऑल फैक्टर ऑफ सोलर गेन बाय ग्लास, राइट। ये U का मतलब होता है ऑल फैक्टर ऑफ सोलर गेन बाय ग्लास। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर कोई बिल्डिंग है जिसमें मतलब ग्लास लगी है, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ग्लास होगी वो कुछ हीट एनर्जी को मतलब एब्जॉर्ब करेंगी, राइट। और डिपेंड करता है ग्लास टू ग्लास, राइट। तो यही रीज़न की वजह से अगर ग्लास अगर डिफरेंट ग्लास के लिए जो एब्जॉर्प्शन होता है हीट एनर्जी का वो अलग अलग होता है। तो यही रीज़न की वजह से जो U होता है ये ऑल फैक्टर होता है, ऑल फैक्टर ऑफ सोलर गेन बाय ग्लास, राइट। तो यहाँ पर ये जो U होता है ये अलग अलग होता है अलग अलग मटेरियल के लिए। यहाँ पर ये जो A हमें जो दिखाई दे रहा है बेसिकली एरिया ऑफ ग्लास, मतलब बिल्डिंग की जो ग्लास है उसका एरिया। और जो डेल्टा T हमें जो दिखाई दे रहा है ये है टेम्परेचर चेंज, राइट। यहाँ पर ये टेम्परेचर चेंज मतलब आउटर टेम्परेचर और ये इनर टेम्परेचर। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है ये है क्या, ये बेसिकली डिफरेंस है किसका, आउटर टेम्परेचर का और इनर टेम्परेचर का। जो U की जो वैल्यू होती है बेसिकली 0.56 होती है ग्लास के लिए, राइट, 0.56 के लिए। अभी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो U है ये एक तरीके का वेरिएबल है, ये इसका मतलब होता है ऑल फैक्टर ऑफ सोलर गेन बाय ग्लास, राइट। अलग अलग ग्लास के लिए जो U की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूमेरिकली, ग्लास हैज़ 22 स्क्वायर फीट एंड U इज़ 0.56 एंड एक्सटीरियर टेम्परेचर इज़। तो यहाँ पर ये एक तरीके का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि जो ग्लास है वो बेसिकली 22 स्क्वायर फीट की, और जो U की जो वैल्यू है वो 0.56 दी गई है। यहाँ पर हमने U की वैल्यू 0.56 कंसिडर किया है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल कंसिडर कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकली जो ग्लास की जो वैल्यू है वो है 22 स्क्वायर फीट, तो U इज़ इक्वल टू 22 स्क्वायर फीट, और जो U की जो वैल्यू है वो है 0.56। और एक्सटीरियर टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो इंटीरियर टेम्परेचर है 15 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमें हीट लोड कैलकुलेट करना है, राइट। तो ऐसे केस में जो हीट लोड होगा Q इज़ इक्वल टू यू A डेल्टा T। U की वैल्यू है 0.56, A की वैल्यू जैसे कि हमने बात किया 22 है, डेल्टा T बाहर का टेम्परेचर अगर हम लोग देखें, डेल्टा T आउटर टेम्परेचर माइनस इनर टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इनर टेम्परेचर 15 है, कैलकुलेट करेंगे 55। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो Q की जो वैल्यू हमें जो मिलेंगी, हीट लोड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 677.6 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्क्रू टाइप का जो चिलर होता है, जैसे कि हमने बात किया चिलर का क्या काम होता है, जैसे कि हमने बात किया था जो चिलर होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली चिल्ड वाटर होता है, राइट। ये हार्ट होता है हमारे HVAC सिस्टम का, जैसे कि हमने यहाँ पर बात नहीं किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया था। जो चिलर होता है ये क्या होता है, जो चिलर होता है बेसिकली सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हार्ट होता है, हार्ट ऑफ HVAC सिस्टम। और जो चिलर है रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। चिलर दो तरीके का होता है, वाटर कूल और एयर कूल। वाटर कूल में पानी होता है, एयर कूल में एयर होता है। और चिलर को जैसे कि हमने बात किया था ये बेसिकली अलग अलग टाइप के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, राइट। अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जैसे कि हमने हीट लोड के कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन किया, और एक चीज़ जो स्क्रू चिलर होता है इसको हम लोग बेसिकली 500 टन हीट कैपेसिटी तक के यूज़ करते हैं। अगर हमारी डिमांड अगर 500 टन की है तो ऐसे कि इसमें स्क्रू चिलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट 500 टन के बाद हमें सेंट्रीफ्यूगल चिलर का यूज़ करना पड़ता है, राइट। जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम होती है। तो अगर कैपेसिटी अगर 500 टन तक के, तो ऐसे केस में स्क्रू चिलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट 500 टन के बाद स्क्रू चिलर को नहीं यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल चिलर को यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल चिलर की जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया था IKW, ये है क्या, यूनिट कंजम्पशन पर टन टेकन बाय चिलर, राइट। यूनिट कंजम्पशन पर टन टेकन बाय चिलर। चिलर पर टन में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा उसको हम लोग किससे शो करते हैं, IKW से। तो जो IKW है ये है क्या, ये बेसिकली यूनिट है, और ये IKW हमें क्या इंडिकेट करती है, चिलर पर टन में कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वही हमें IKW इंडिकेट करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो चिलर की जो एफिशिएंसी होती है बेसिकली 30 से 100% के बीच में वेरी कर रही होती है। चिलर की जो एफिशिएंसी होती है वो वेरी कर रही होती है 30 से 100% के बीच में। और जैसे कि हमने बात किया IKW है क्या, चिलर पर टन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, चिलर पर टन में कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, यही हमें इंडिकेट करता है IKW। अभी जो डिफ्यूज़र होता है ये बेसिकली क्या करता है, अलाउ गैस टू फ्लो इन कंट्रोल मैनर इन चिलर। अभी डिफ्यूज़र का क्या काम होता है, ये जो डिफ्यूज़र होता है चिलर में गैस का फ्लो करवाता है, और वो गैस का जो फ्लो है कंट्रोल मैनर में करवाता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, HVAC सिस्टम में हमें हाई प्रेशर स्विच मिलता है और लो प्रेशर स्विच मिलता है। हाई प्रेशर स्विच अगर हम लोग देखें, ओपन इन हाई प्रेशर, ओपन हो जाता है हाई प्रेशर में, राइट, और क्लोज हो जाता है लो प्रेशर में।
हाई प्रेशर कितना हो जाना चाहिए 170 psi। तो ये बेसिकली प्रेशर स्विच एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें पता है ओवर प्रेशर और अंडर प्रेशर हमारे सिस्टम के लिए अनडिज़ायरेबल है। सिमिलरली जो लो प्रेशर स्विच है ये ओपन हो जाता है लो प्रेशर में, लो प्रेशर मतलब 28 to 30 psi जाएगा, तो ऐसे केस में लो प्रेशर स्विच ओपन हो जाएगा, और हाई प्रेशर में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, राइट। अंडर लो प्रेशर कंप्रेसर डज नॉट गेट सप्लाई, लो प्रेशर में अगर हम लोग देखें कंप्रेसर को सप्लाई नहीं मिलती। अभी हमें एक और एक चीज़ के बारे में बात करना है लास्ट में, एक्यूमुलेटर के बारे में। जो एक्यूमुलेटर होता है ये इवेपोरेटर के आउटलेट और कंप्रेसर सक्शन लाइन में कनेक्टेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात किया, इवेपोरेटर का जो आउटपुट होता है वो कहाँ पर जाता है, हमारे कंप्रेसर में जाता है, राइट। और जो कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो किस में जाता है, हमारे कंडेंसर में जाता है, राइट। तो जो एक्यूमुलेटर होता है ये बेसिकली इवेपोरेटर का आउटपुट और जो कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन है उसके बीच में कनेक्टेड होता है, राइट। तो प्लेस बिटवीन इवेपोरेटर आउटलेट एंड कंप्रेसर सक्शन लाइन एक्यूमुलेटर एक्सेस द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड प्रोटेक्ट द कंप्रेसर फ्रॉम लिक्विड फ्लड। अभी यहाँ पर ये जो एक्यूमुलेटर होता है ये क्या करता है, बेसिकली लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में पहुँचाने का काम करता है और कंप्रेसर को बेसिकली ओवर लिक्विड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यही रीज़न की वजह से ये जो एक्यूमुलेटर होता है बेसिकली इवेपोरेटर के आउटपुट पर और कंप्रेसर के इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में कनेक्टेड होता है। उसका रीज़न ये होता है, जैसे कि हमने बात किया, ये जो एक एक्यूमुलेटर होता है ये बेसिकली एक्सेस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में जाने नहीं देता, जिसके वजह से होता क्या है, जो कंप्रेसर है इसमें ओवर रेफ्रिजरेंट नहीं जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड फ्लडिंग नहीं होती है। जो कंप्रेसर होता है बेसिकली हार्ट होता है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जैसे कि हमने बात किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसर इज़ दी हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी ऑयल सेपरेटर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू फिल्टर ड्रायर। अभी फिल्टर ड्रायर क्या करता है, जो फिल्टर ड्रायर होता है फिल्टर डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, इट इज़ रिप्लेस फ्रिक्वेंटली। अभी जो फिल्टर ड्रायर होता है वो क्या करता है, बेसिकली डस्ट और जो डर्ट है रेफ्रिजरेंट में से उसको निकालने का काम करता है और इसको बेसिकली फ्रिक्वेंटली रिप्लेस किया जाता है। ऑयल सेपरेटर भी होता है। अभी जो ऑयल सेपरेटर होता है ये बेसिकली कहाँ पर लगा होता है, लोकेटेड बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर। एक्यूमुलेटर इवेपोरेटर कंप्रेसर के बीच में लगा होता है, और जो ऑयल सेपरेटर होता है कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में लगा होता है, लोकेटेड बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर। ये क्या करता है, गैस और ऑयल को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। ऑयल इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ कंप्रेसर। जो ऑयल है ये इसका क्या काम होता है, जो ऑयल है ये बेसिकली प्रॉपर वर्किंग ऑफ कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर बराबर से काम करना चाहिए, तो यही रीज़न की वजह से ऑयल का यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बिल्डिंग कंसिडर किया। अभी ये बिल्डिंग में अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पर 2 चिलर दिखाई दे रहा है, एक चिलर यहाँ पर, एक चिलर यहाँ पर। 2 यूनिट ऑफ चिलर और टन कितना है 45 टन। रेफ्रिजरेंट R470C सप्लाई 400 वोल्ट 3 फेज एम्पियर 111 एम्पियर, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओनली फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 2 चिलर कुछ इस तरीके से लगा के रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HVAC का अगर हमें ओवरव्यू जानना हो, अगर ज़्यादा मतलब डिटेल डिस्कशन नहीं करना हो, तो ये इतना जो कॉन्सेप्ट है सफिशिएंट इनफ है, राइट। तो ऑयल सेपरेटर जैसे कि हमने बात किया, ये बेसिकली कंप्रेसर और कहाँ पर लगा होता है, कंडेंसर के बीच में लगा होता है। ऑयल और गैस को सेपरेट करता है। ऑयल सेपरेटर, ऑयल का भी क्या काम होता है HVAC सिस्टम में, जो ऑयल है कंप्रेसर के प्रॉपर वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ पॉइंट है, गैस चार्जिंग पॉइंट इज़ फॉर चार्जिंग दी गैस। बेसिकली एक पॉइंट होता है जिसे बोला जाता है गैस चार्जिंग पॉइंट, नाम से पता चल रहा है इसके थ्रू गैस को चार्ज किया जाता है। फ्लो स्विच इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू रेगुलेट फ्लो ऑफ फ्लूइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रेफ्रिजरेटर का ओवरफ्लो भी अनडिज़ायरेबल है, राइट। तो यही रीज़न की वजह से फ्लो स्विच का यूज़ किया गया है। और जो फ्लो स्विच है एक तरीके से क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, जो कि क्या करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो को क्या करता है, मेंटेन रखता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल वाल्व, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें गियर वाल्व होता है, फिर उसके बाद नॉन रिटर्निंग वाल्व होता है, सोलोनाइड वाल्व होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अलग अलग वाल्व है, डिफरेंट वाल्व लिखा है। तो डिफरेंट वाल्व में अगर हम लोग देखें, हमें अलग अलग वाल्व मिलते हैं HVAC सिस्टम में, जैसे कि गियर वाल्व हो गया, नॉन रिटर्निंग वाल्व हो गया, सोलोनाइड वाल्व हो गया। अभी जो रिटर्निंग वाल्व है ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसका बैक फ्लो नहीं होने देता। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ऑयल फिल्टर ड्रायर इज़ फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। ऑयल फिल्टर और ड्रायर होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें, ऑयल फिल्टर ड्रायर इज़ फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। नोट दैट कंप्रेसर ऑयल शुड हैव हाई टेम्परेचर फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसर। तो जो ऑयल फिल्टर ड्रायर होता है ये क्या करता है, बेसिकली
ऑयल के फिल्ट्रेशन का काम करता है, इज़ फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। एक फ़िल्टर होता है, एक होता है एयर ड्रायर। अभी ये जो एयर ड्रायर होता है ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट में एक ड्रायर यूनिट होती है हमारे एचवेक सिस्टम में, जो कि क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को मतलब फ़िल्टर करने का काम करता है। रेफ्रिजरेंट में जो मॉइस्चर डस्ट है उसको फ़िल्टर करने का काम करता है, एक वो ड्रायर होता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, एक होता है हमारा ऑयल फिल्टर ड्रायर। अभी जो ऑयल फिल्टर ड्रायर होता है बेसिकली ऑयल को फिल्टर करने का काम करता है, जो कि कंप्रेसर में फ्लो हो रहा होता है। कंप्रेसर में जो ऑयल जो फ्लो हो रहा होता है उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, साइड ग्लास इज़ यूज टू चेक वेदर मॉइस्चर इज़ देयर और नॉट इन ऑयल। जो कंप्रेसर का जो ऑयल है उसमें अगर मॉइस्चर अगर कुछ रहता है तो वो दिखना चाहिए, तो वो मॉइस्चर को देखने के लिए साइड ग्लास लगा के रखा है। हाई प्रेशर स्विच आइसोलेट एंटायर सिस्टम अंडर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर स्विच आइसोलेट अंडर लो प्रेशर। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो हाई प्रेशर स्विच होता है वो क्या करता है, पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर देता है अंडर हाई प्रेशर, और लो प्रेशर स्विच क्या करता है, पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर देता है अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर कितना होना चाहिए, 60 टू 65 PSI, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लो प्रेशर की जो रेंज है 60 टू 65 PSI होता है, और हाई प्रेशर की जो रेंज होती है 300 टू 350 PSI होती है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसे कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये रेशियो होता है किसका, हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड बाय रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वर्क डन बाय द कंप्रेसर, राइट। यहाँ पर ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और वर्क डन कौन करता है, कंप्रेसर करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से कुछ नहीं है, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है, हीट एक्सट्रैक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द कंप्रेसर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, बेसिकली थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस वैल्यू, इट इज़ थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस वैल्यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एंटी फ्रीजिंग पॉइंट इज टू प्रिवेंट फ्रीजिंग इन द सिस्टम बिकॉज फ्रीजिंग में डैमेज द सिस्टम। ऑयल प्रेशर स्विच फॉर मॉनिटरिंग द ऑयल प्रेशर। एक और एक स्विच लगा होता है हमारे सिस्टम में जिसे बोला जाता है ऑयल प्रेशर स्विच। अभी जो ऑयल प्रेशर स्विच होता है ये बेसिकली क्या करता है, ऑयल के प्रेशर को मतलब कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंटी फ्रीजिंग पॉइंट, एंटी फ्रीजिंग हमारे एचवेक सिस्टम में अगर हम लोग देखें ये कूलिंग करता है, कूलिंग की वजह से फ्रीजिंग हो सकती है। तो यही रीज़न की वजह से जो एंटी फ्रीजिंग है उसे हमें क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है, राइट। तो एंटी फ्रीजिंग को प्रिवेंट हमें करना होता है, क्योंकि जो फ्रीजिंग है वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकती है, राइट। तो जो एंटी फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेसिकली हमारे सिस्टम को फ्रीजिंग से प्रिवेंट करने का काम करता है, क्योंकि जो फ्रीजिंग है वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, स्वाइगिंग टूल इज़ यूज टू इंक्रीज क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर पाइप इन VAC। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, HVAC में हमें बेसिकली लिक्विड लाइन मिलती है। अभी जो लिक्विड लाइन है उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसे हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। कोई केसेस में जो लिक्विड लाइन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसे हमें क्या करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है। तो लिक्विड लाइन के क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है स्वाइगिंग टूल। स्वाइगिंग टूल का एक और एक नाम होता है जो कि होता है ट्यूब एक्सपांडर। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, फ्लोरिंग टूल कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर ट्यूब, राइट। तो यहाँ पर ये जो फ्लोरिंग टूल है इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉपर ट्यूब के क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। स्वाइगिंग टूल का भी हम लोग, स्वाइगिंग टूल का एक और एक नाम होता है ट्यूब एक्सपांडर। स्वाइगिंग टूल या फिर फ्लोरिंग टूल दोनों का यूज़ करते हुए जो कॉपर ट्यूब है उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैनीफोल्ड गेज हैज़ 2 गेजेस, कंपाउंड गेज एंड प्रेशर गेज। ओनली 1 गेज इज़ यूज एट ए टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैनीफोल्ड गेज में हमें 2 तरीके के गेज मिलेंगे। पहला जो गेज है वो है कंपाउंड गेज, और दूसरा जो गेज है वो है प्रेशर गेज। और एट अ टाइम हम लोग एक ही गेज का यूज़ करते हैं। अब ये कंपाउंड गेज और ये प्रेशर गेज में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो कंपाउंड गेज होता है ये बेसिकली ब्लू कलर का होता है, गैस चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी जो नीडल होती है बेसिकली नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी शो करती है, नेगेटिव वैल्यू भी शो करती है, और इसमें 2 पोर्ट होता है। वैक्यूम कैन ऑल्सो बी डन, इसके थ्रू वैक्यूम भी मतलब बनाया जा सकता है। प्रेशर गेज अगर हम लोग देखें, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फिलिंग के लिए होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हाई प्रेशर को इंडिकेट करता है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ हाई प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात किया, मैनीफोल्ड गेज में हमें 2 तरीके के गेजेस मिलेंगे। पहला जो गेज है वो है कंपाउंड गेज, और दूसरा जो गेज है वो है प्रेशर गेज। और एट अ टाइम एक ही गेज का यूज़ किया जाता है। और जैसे हमने बात किया, कंपाउंड गेज ब्लू कलर का होता है, गैस चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी जो नीडल है वो नेगेटिव वैल्यू भी शो करती है। इसमें 2 पोर्ट होते हैं, और जो वैक्यूम है इसके थ्रू भी किया जा सकता है, इसके थ्रू मतलब वैक्यूम भी किया जा सकता है, राइट। प्रेशर गेज ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फिलिंग के लिए होता है। प्रेशर गेज इज़ फॉर द प्रेशर फिलिंग, और ये हाई टेम्परेचर भी शो करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें,
यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है गेज। यहाँ पर ये गेज में अगर हम लोग ये एक तरीके से मैनीफोल्ड गेज में हमें कुछ इस तरीके से नोब हैंडल मिलता है। दिस एंड इज़ कनेक्टेड विद दिस सिस्टम फॉर प्रेशर चेक। अभी ये वाला जो एंड होता है, नीचे वाला जो एंड होता है, ये बेसिकली हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है फॉर चेकिंग द प्रेशर। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से जब हम लोग दोनों को लगा देंगे तो ऐसे केस में हमें मिल जाएगा मैनीफोल्ड गेज, जिसमें से जो रेड जो एक जो गेज होता है बेसिकली हाई प्रेशर शो कर रहा होता है और एक जो गेज होता है वो हमें लो प्रेशर शो कर रहा होता है, राइट। एक जो गेज है वो हाई प्रेशर शो कर रहा होता है और एक जो गेज है वो लो प्रेशर शो कर रहा होता है। और यहाँ पर इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड इन कंपाउंड गेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंपाउंड गेज में जो 10 ग्राम होता है किसके बराबर में होता है, 1 पाउंड के बराबर में होता है। एलएन की 4N5 इज़ यूज इन एसी। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अगर हम लोग देखें जो एलएन की जो यूज़ होती है वो 4 और 5 की यूज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड इन कंपाउंड गेज। जो कंपाउंड गेजेस में 100 ग्राम 1 पाउंड के बराबर में होता है। यहाँ पर जो एसी में जो एलएन की जो यूज़ की जाती है या तो 4 नंबर की या तो 5 नंबर की। ब्रीजिंग रॉड इज़ यूज फॉर दी वेल्डिंग ऑफ कॉपर ट्यूब इन HVAC। यहाँ पर जो HVAC है इसमें बेसिकली वेल्डिंग के लिए कॉपर ट्यूब का यूज़, कॉपर ट्यूब की वेल्डिंग के लिए बेसिकली ब्रीजिंग रॉड का यूज़ किया जाता है। तो जो ब्रीजिंग रॉड है इसको बेसिकली कॉपर ट्यूब की वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इज़ यूज इन वेल्डिंग ऑफ कॉपर ट्यूब। जैसे कि अगर हम लोग देखें जो लिक्विड लाइन होती है किसकी बनी होती है, कॉपर ट्यूब की बनी होती है। तो कॉपर ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली ब्रीजिंग रॉड का यूज़ किया जाता है। यूनियन इज़ यूज टू कनेक्ट 2 पाइप। जैसे कि हमें पता है जो यूनियन होता है इसके थ्रू हम लोग 2 पाइप को कनेक्ट करते हैं। फ्लक्स प्रोड्यूस। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फ्लक्स पाउडर, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्लक्स पाउडर इज़ यूज टू जॉइन 2 पाइप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ्लक्स पाउडर है उसके थ्रू 2 पाइप को क्या किया जा सकता है, जॉइंट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें 2 पाइप है, एक पाइप एल्यूमिनियम का बना है और दूसरा जो पाइप है वो कॉपर का बना है। अभी दोनों को हम लोग कैसा जॉइंट करें, तो दोनों को जॉइंट करने के लिए फ्लक्स पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो जो फ्लक्स पाउडर होता है वो क्या करता है, 2 पाइप को जॉइंट करता है जो कि दोनों अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। वैक्यूम पंप मोटर सक एयर फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक मोटर लगी होती है जिसे बोला जाता है वैक्यूम पंप मोटर। अभी जो वैक्यूम पंप मोटर होती है क्या करती है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में से एयर को सक करने का काम करती है। वाल्व लगा होता है जिसे बोला जाता है नॉन रिटेनिंग वाल्व। और जो नॉन रिटेनिंग जो वाल्व है ये बेसिकली रेफ्रिजरेंट का बैक फ्लो नहीं होने देता, रेफ्रिजरेंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है।